रात के लगभग 12 बज रहे थे। एकाएक रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी और गोविंद अपना सामान और बिस्तरबंद लेकर नीचे उतरा। उसने देखा कि स्टेशन पर काफी सन्नाटा पसरा था और वहां कोई कुली भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों में वो ही था जो अकेला ही ट्रेन से उतरा था। छोटा सा स्टेशन था और स्टेशन के किनारे पीपल के पेड़ लगे थे और दो चार बेंच पड़ी थी। गोविंद अपना सामान लेकर बेंच पर बैठ गया और उसने अपने हाथ में जो ओवरकोट ले रखा था वो उसे पहन लिया, क्योंकि बाहर उसे सर्दी का एहसास ज़्यादा हो रहा था। उसे लगा कि उसे सुबह तक शायद यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी शायद ठाकुर रतन सिंह की हवेली जाने के लिए कोई साधन मिलेगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा सा आदमी कंबल ओढ़े गोविंद के पास आकर रुका और उससे पूछा, आप ही गोविंद अवस्थी बाबू हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? गोविंद ने पूछा। जी, मैं रंगीला, ठाकुर साहब का नौकर। उन्होंने मुझे बग्घी लेकर आपको लिवा लाने के लिए भेजा है, रंगीला बोला। अरे, तुम्हारा नाम तो बड़ा ही रंगीला है, गोविंद बोला। वो हमार अम्मा हमारा नाम रखी। हम होली वाले दिन पैदा हुए थे ना, इसीलिए रंगीला बोला। तब तो अच्छा नाम चुना तुम्हारी अम्मा ने, गोविंद बोला। फिर रंगीला ने गोविंद का सूटकेस और बिस्तरबंद उठाया और बोला, गोविंद बाबू, हमारे पीछे पीछे चले आइए। और फिर दोनों आगे पीछे चलने लगे और कुछ ही देर में वे दोनों बग्घी के सामने थे। सामान रख दोनों बग्घी में चढ़ गए और रंगीला ने बग्घी चलानी शुरू कर दी। गोविंद ने देखा कि रास्ते में स्टेशन की तरह रास्ता भी बहुत सुनसान था। ऊपर से अमावस की काली रात और काला अंधेरा। रास्ते में पेड़ भी भूतों की तरह नजर आते थे। पेड़ों के ऊपर बैठे उल्लुओं की आंखें चमक रही थी। यदा कदा पेड़ों पर चमगादड़ भी उड़ते हुए नजर आ जाते थे। तभी गोविंद ने रंगीला से पूछा, अभी ठाकुर जी की हवेली बहुत दूर है क्या? नहीं, बस यहाँ से लगभग 5 कोस की दूर है, रंगीला बोला। तुम इसे पास में कह रहे हो और मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, गोविंद बोला। तो हम यही बग्घी खड़ी कर दिए देते हैं, आप झोपड़ियों के पीछे हल्के होकर आइए, रंगीला बोला। रंगीला की बात पर गोविंद हंस पड़ा। गोविंद को हंसता देखकर रंगीला ने परेशान होकर पूछा, आप हंसे काहे? अरे, मुझे हल्का नहीं होना, बहुत तेज भूख लग रही है भाई, इसीलिए नहीं रहा जा रहा है। और फिर इतनी रात को कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन पहाड़ियों में हल्का होने जाएगा। मैं तो कभी नहीं जाऊं, गोविंद बोला। अच्छा, तो ऐसन कहिए ना। हमें लगा आपको हल्का होना है, रंगीला बोला। वो लोग यूं ही बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी बीच में एक पुरानी सी खंडर हवेली मिली, जिसमें बिल्कुल धीमी सी रोशनी जगमगा रही थी। तभी रंगीला बोला, गोविंद बाबू, उस हवेली की ओर मत देखना, नहीं तो डाकिन आपके पीछे पड़ जाएगी। डाकिन? ये डाकिन कौन है? गोविंद ने पूछा। जी, पिशाचिनी, जो लोगों का खून पीती है। जो भी उसके चक्कर में फंस जाता है तो जिंदा नहीं बचता, रंगीला बोला। अरे, ये सब फालतू की बातें हैं, गोविंद ने कहा। तब रंगीला ने कहा, मत मानिए, लेकिन हम तो मानते हैं। एक बार हमारे बापू के पीछे पड़ गई थी, सफ़ेद साड़ी में, रोज रात को आती थी और बापू का खून पीकर जाती थी। बापू का शरीर दिन ब दिन नीला पड़ने लगा, तो फिर अम्मा ने एक अघोरी बाबा से इलाज करवाया, तब जाके हमारे बापू ठीक हुए हैं। और अघोरी बाबा उस डाकिन को एक लोटे में कैद करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आए थे। तब गोविंद ने कहा, ओह, ये तो बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई है तुमने। रंगीला ने कहा, जी, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमें पता है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। वैसे आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? गोविंद ने कहा, अब ये तो ठाकुर साहब ही बताएंगे। तब रंगीला ने उनसे पूछा,
वैसे आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? गोविंद ने बताया, ठाकुर साहब ने बुलवाया है। मेरे दादाजी के पुराने दोस्त थे। मेरे दादाजी ने उन्हें कोई काम सौंपा था। शायद वो पूरा हो गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया है। रंगीला बोला, अच्छा तो ये बात है। वैसे उनके परिवार में कौन कौन है? गोविंद ने पूछा। रंगीला ने उनके परिवार के बारे में बताते हुए कहा, जी, दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते और तीन पोतियां हैं। ठकुराइन तो कब की चल बसी, लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी वे अकेले बड़े हवेली में रहते हैं। सारे परिवार को विदेश भेज दिया और न जाने कौन सा राज है जिसे वे हम दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं। गोविंद ने पूछा, क्या कह रहे हो? सच कहते हैं गोविंद बाबू, वे हमेशा खौफ के साए में रहते हैं। ऐसा कौन सा राज है जिसे वह छुपा रहे हैं? गोविंद ने पूछा। वही तो गोविंद बाबू, हम तो खुद ही सोच में रहते हैं। अब तो भाई मुझे हवेली जाने से डर लग रहा है। ऊपर से हवेली इतनी सुनसान जगह है, वहाँ से स्टेशन भी इतनी दूर है कि कभी भागना हो तो भाग भी न पाऊँ। ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसकी तेज हंसी की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई, जो काफ़ी डरावना माहौल बना रही थी। कुछ ही देर में वे दोनों हवेली पहुंच गए और बग्घी हवेली के लोहे के गेट के पास रुकी। दरबान ने दौड़कर गेट खोला। फिर बग्घी भीतर के मैदान से होती हुई हवेली पहुंचकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। हवेली का दरवाज़ा खुला और मनोज बग्घी से उतरकर हवेली के भीतर पहुंचा। पीछे पीछे रंगीला भी सामान लेकर पहुंचा। हवेली पहुंचकर वो ठाकुर रतन सिंह जी से मिला। ठाकुर साहब बोले, आपका कमरा ऊपर है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। सब कुछ आपको अपने कमरे में ही मिल जाएगा। खाना भी टेबल पर लगा हुआ है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा नौकर नहीं रखे हैं। बग्घी चलाने के लिए रंगीला है, खाना बनाने के लिए गंगाराम है और हवेली की साफ सफाई के काम को मैंने धन्नो को सौंप रखा है। ये मेरे बहुत ही पुराने और विश्वसनीय नौकर हैं। मेरे साथ साथ ये तीनों भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इन सब की वफादारी अभी भी बरकरार है। आप जब खा पी लें तो यहाँ बैठक में आ जाइएगा। मैं तब तक यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। हाँ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आइए। रंगीला आपको आपके सामान के साथ आपके कमरे तक छोड़ आएगा। जी, बहुत अच्छा। इतना कहकर गोविंद अवस्थी दिमाग में हजारों सवाल लिए हुए अपने कमरे में पहुंचा। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब मुझसे चाहते क्या हैं। फिर गोविंद ने फालतू की बात ना सोचते हुए अपनी भूख पर ध्यान केंद्रित किया। रंगीला भी सामान रखकर जा चुका था। फिर वो सबसे पहले बाथरूम गया। वहाँ जाकर अपने हाथ मुंह धोकर वह लौटा और बिना कपड़े बदले चुपचाप जाकर खाने की टेबल पर बैठ गया। खाना बहुत ही लजीज था और वह भूख से बेहाल हो रहा था। पहले उसने खाना ख़त्म किया और फिर डकार मारकर 2 घड़ी वहाँ पड़े बिस्तर पर लेट गया। फिर कुछ सोचकर उसने अपना सूटकेस खोलकर रोज़मर्रा के कपड़े निकाले और उसने अपना कोट उतारकर एक और रखा। फिर अपने कपड़े बदलकर रोज़मर्रा के कपड़े पहन लिए। कमरा काफ़ी गर्म था, क्योंकि उस कमरे में आग का भी इंतज़ाम था, इसीलिए उसे ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक गर्म शॉल अपने चारों ओर लपेटा और ठाकुर साहब के पास चल पड़ा। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बैठक में पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो ठाकुर साहब के पास पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा और उनसे बोला, जी, अब कहे कि क्या बात है। आ गए आप? ठाकुर साहब ने अपना चश्मा उतारकर वहीं रखे स्टूल पर रख दिया
और हाथ में ली हुई किताब भी बंद कर दी। फिर गोविंद से बोले, चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर गोविंद उनके साथ चल पड़ा। ठाकुर साहब पहले उसे अपने स्टडी रूम में ले गए, जहाँ अलमारियों में बहुत सी किताबें पड़ी थी। फिर उन्होंने अपने टेबल की दराज में से एक चाबी निकाली और स्टडी रूम के बीच वाली अलमारी को खिसकाने लगे। अलमारी भारी थी और उसमें किताबें रखी होने के कारण और भी भारी हो गई थी। ऊपर से बूढ़ा शरीर, उनसे अलमारी नहीं खिसक रही थी। तब गोविंद बोला, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। इतना कहकर गोविंद अलमारी खिसकाने में उनकी मदद करने लगा। अलमारी खिसक गई तो गोविंद ने देखा कि वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा है और उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस खुफिया दरवाजे के ताले को ठाकुर साहब ने दराज से निकाली हुई चाबी से खोला। भीतर बहुत अंधेरा था तो ठाकुर साहब बोले, मैंने बैठक में एक लालटेन जला रखी है, जाओ उठा लाओ। गोविंद ठाकुर साहब के कहे अनुसार लालटेन उठाकर लाया और दोनों उस अंधेरी गैलरी में चल पड़े। जैसे जैसे दोनों भीतर घुसते जा रहे थे, उन्हें ठंड का और अधिक आभास होता जा रहा था। गोविंद को डर भी लग रहा था। वह यही सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब उन्हें यहाँ क्यों ले जा रहे हैं। कुछ ही देर में ठाकुर साहब रुके और गोविंद से कहा, अब यहीं रुकिए। उनके कहने पर गोविंद वहीं रुक गया। तब ठाकुर साहब ने अपने हाथ में लिए हुए लालटेन को ऊपर की ओर करा। उसकी रोशनी से दीवार पर देखा तो वहाँ एक और दरवाज़ा था, पर उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। ठाकुर साहब ने उस दरवाजे की कुंडी खोली तो एक सुनहरी सी रोशनी उस दरवाजे से बाहर आने लगी। यह देखकर गोविंद थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। तभी ठाकुर साहब गोविंद से बोले, आइए भीतर चलिए। गोविंद उनके पीछे पीछे भीतर जाने लगा। वे उसे एक कांच के गोल पारदर्शी खोल के पास ले गए और बोले, इसे ध्यान से देखो। गोविंद ने वहां जाकर देखा तो उसे देखकर अचंभित रह गया। उस कांच के खोल के भीतर एक भयानक सा छोटा जीव था जो मटमैले रंग का था। उसकी लंबी पूंछ थी, 2 सींग और बड़े बड़े नुकीले भयानक दांत थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो जीवित था। जब गोविंद ने उसे देखा तो वो कीड़ा भी गोविंद को उदास भरी निगाहों से देख रहा था। उस जीव के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव थे। गोविंद के लिए यह अद्भुत नज़ारा था। उसने ऐसा जीव अपने जीवन में पहली बार देखा था और उसे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। क्योंकि वो प्रोफेसर होने के साथ साथ एक लेखक भी था, इसीलिए उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तब उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, ये कौन सी बला है? मैंने ऐसा जीव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। चलो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, ठाकुर साहब बोले। गोविंद ने पूछा, इसकी कहानी भी है? हाँ, ये एक वैम्पायर है जो तुमने केवल कहानियों में ही पढ़े होंगे। ये रक्त चूषक होते हैं, ठाकुर साहब बोले। जी मुझे पता है ये रक्त चूषक होते हैं, इन्हें पिशाच भी कहते हैं, लेकिन ये सच में होते हैं ये मुझे आज पता चला। मैंने पहली बार किसी पिशाच को देखा है, गोविंद ने कहा। तो फिर इसकी कहानी सुनो। इतना कहकर रतन सिंह ठाकुर साहब ने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। यह बात बहुत पुरानी है, यही कोई लगभग 70 साल पहले की। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची किसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका नाम राजनंदिनी था। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबका मन मोह लेती थी।
उन सब का जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था और तभी उस गांव में सूखा पड़ गया। कुछ गांव वाले अन्न और काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे, लेकिन राजनंदिनी के माँ बाप के साथ साथ गांव के लोग और भी अपना जन्म स्थान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी उनके गांव में एक बाबा आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने गए तो वे बोले, ये काम तो कोई अघोरी ही कर सकता है, वो ही कुछ ऐसी करता है तो ही बरखा हो सकती है। लेकिन हम अब अघोरी बाबा कहाँ से ढूंढेंगे? राजनंदिनी के पिता श्यामलाल त्रिपाठी जी ने पूछा। मैं जानता हूँ एक अघोरी बाबा को, बाबा बोले। कहाँ मिलेंगे वे? कहाँ मिलेंगे वे? राजनंदिनी के पिता श्यामलाल त्रिपाठी ने पूछा। वो अघोरी तुम्हारे ही गांव के शमशान में रहता है, लेकिन वो केवल अमावस की काली रात को ही अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करके दूसरों की मदद करता है। इसके लिए उसे अपने प्राण भी जोखिम में डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया है वो कितनी शक्तिशाली है। कभी कभी तो ऐसे पिशाच और पिशाचनी प्रकट हो जाते हैं, फिर उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाबा बोले। तो फिर मैं आज रात ही उनसे इस कार्य के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। मेरे गांव की जनता भूखमरी से मर रही है, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव की जनता की समस्या का समाधान कर सकूं, श्यामलाल त्रिपाठी बोले। फिर क्या था, श्यामलाल जी अघोरी बाबा से बात की और वे मान गए। और सबसे अच्छा यह था कि एक दिन बाद ही अमावस की रात थी। यह कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाला था। अघोरी बाबा मान भी गए। इस कार्य के लिए उन्होंने शमशान घाट पर अपना अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। काला घेरा बनाकर उस पर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ सजाकर वे मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने गांव वालों से वहाँ न आने के लिए कह दिया और बोला कि देखना, मेरा अनुष्ठान पूर्ण होते ही बारिश होगी। और ऐसे ही हुआ। आधी रात के बाद में ऐसी बारिश शुरू हुई कि दूसरे दिन दोपहर तक होती रही। जब बादल खुले तो श्यामलाल जी के साथ साथ गांव के लोग भी अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करने पहुँचे। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर सब भयभीत हो उठे, क्योंकि वहाँ अघोरी बाबा की एक पेड़ के नीचे लाश पड़ी थी, जो एकदम नीली पड़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने बाबा का खून चूस लिया हो। गांव वालों ने फौरन ही बीमारी फैलने के डर से बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव वालों के मन ही मन डर हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी आत्मा हमारे गांव में आ गई हो और फिर धीरे धीरे हम सबका खात्मा करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद बारिश ठीक से होने लगी और सब जगह हरियाली छा गई। इसीलिए गांव वाले इस बात को भी भूल गए, सब अपने कामकाज में लग गए। लेकिन जब अमावस की रात दोबारा आई तो श्यामलाल जी के घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश मिली, जिसका किसी ने खून चूस लिया था और वो भी अघोरी बाबा की तरह बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो यहाँ कोई ऐसा पिशाच आ गया है जो अमावस की रात लोगों का खून चूसकर लोगों को मार डालता है। अब गांव में बहुत ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी, लेकिन इस समस्या का उपाय किसी के पास नहीं था, क्योंकि पिशाच को कभी किसी ने देखा ही नहीं। पता नहीं वो पिशाच किस रूप में सबके सामने रहता है। इसी तरह एक दिन 10 साल की राजनंदिनी उस पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई, जो कि वहाँ अक्सर जाती थी। उसकी मीठी मीठी सी बातें और खिलखिलाहट वैसे भी राहगीर की राह रोक लेती थी। वो उस दिन भी खेल रही थी, लेकिन
किसी बात पर उसकी अपनी सहेली से बहस हो गई और बात छीना झपटी से मार कुटाई तक पहुंच गई। वो सब तमाशा उस पेड़ पर रह रहा पिशाच देख रहा था। उसे राजनंदिनी बहुत प्यारी लगी, इसीलिए वह उसे देखने वहां आ जाता था और छोटे चमगादड़ का रूप धरकर पेड़ की किसी खोखली जगह में छुपकर उसे देखता रहता था। लेकिन जब राजनंदिनी की सहेलियां उसे जोर जोर से मारने लगी और उसके बाल खींचने लगी, तो उस पिशाच से देखा न गया और वह एक 10 साल के लड़के का वेश धरकर आया और उसने राजनंदिनी को उसकी सहेलियों से बचा लिया। उसने उस लड़कियों को दो दो थप्पड़ मारकर भगा दिया। वे लड़कियां रोती हुई अपने घर भाग गई। तब राजनंदिनी ने उस नर पिशाच से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कब आए? तब नर पिशाच ने कहा, अरे मैं तो हवा से भी तेज हूँ, कहीं भी पहुँच जाता हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बचाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने उन्हें मारा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, राजनंदिनी ने कहा। तब नर पिशाच बोला, तो वो भी तो तुम्हें मार रही थी। वो तो सच वो भी तो सही बात है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वो तो तुमने अभी तक नहीं बताया, राजनंदिनी ने कहा। मेरा नाम मेरा नाम वो तो मुझे नहीं पता, नर पिशाच बोला। यह सुनकर राजनंदिनी हंसने लगी और बोली, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, नर पिशाच बोला। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम हवा से भी तेज हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम पवन, राजनंदिनी बोली। पवन, ये तो अच्छा नाम है, नरपिशाच खुश होकर बोला। तुम रहते कहाँ हो? राजनंदिनी ने पूछा। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ। यह सुनकर राजनंदिनी फिर से हंसी और बोली, भला पेड़ पर भी कोई रह सकता है? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। पवन ने पूछा, तो मैं अब कहाँ रहूं? वो इधर उधर खेत के पास एक टूटा फूटा पुराना महल है, अब उसमें कोई नहीं रहता, तुम वहीं जाकर रहो और मैं तुम्हें रोज वहीं खाना लेकर आऊंगी और मिलूंगी, राजनंदिनी ने कहा। पवन ने कहा, ठीक है, आज से मैं और तुम सच्चे दोस्त हैं। राजनंदिनी इतना कहकर वहां से चली गई। अब रोज राजनंदिनी पवन से मिलती, उसके लिए खाना लाती और खिलखिलाकर हंसती रहती। यह देखकर पवन मन ही मन राजनंदिनी को देखकर खुश होता रहता। ये बात राजनंदिनी ने अपने माँ बाप से कही तो वे बोले, किसी अनजान लड़के से मिलना जुलना ठीक नहीं है, इसीलिए तो उससे मत मिला करो। माँ बाप की हिदायत के बाद फिर कभी राजनंदिनी ने पवन का जिक्र किसी से नहीं किया, अपने माँ बाप से भी नहीं, लेकिन उसने पवन से मिलना कभी नहीं छोड़ा और उसके लिए खाना ले जाना भी नहीं छोड़ा। और अब ये अच्छा रहा कि अब की बार अमावस की रात में किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली गांव में। और उसके बाद भी किसी अमावस में ना तो किसी की लाश मिली और न ही किसी का खून हुआ। गांव वाले निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा शायद नर पिशाच उनके गांव को छोड़कर कहीं चला गया है। यह बदलाव पवन में राजनंदिनी की दोस्ती के कारण आया था। जो वो अब किसी को मारता नहीं था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। राजनंदिनी और पवन की दोस्ती बरकरार रही। जैसे जैसे राजनंदिनी बड़ी होती गई, पवन भी अपनी शक्तियों द्वारा बड़ा होकर रूप बदलता गया। वो भी अब 15 साल का ही दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस नर पिशाच की संवेदनाओं में बदलाव आ रहा था और उसकी भावनाएं राजनंदिनी के साथ रहकर इंसानों की तरह होती जा रही थी। अब वह राजनंदिनी को बहुत पसंद करने लगा था। उसकी पसंद अब प्रेम का रूप लेने लगी। उसका हृदय भी राजनंदिनी को देखकर धड़कता था। उसकी आंखें भी शुष्कता अब आंसू नामक पानी से द्रवित हो जाती थी। जब राजनंदिनी कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो वह उसके स्पर्श को अपने भीतर तक गुदगुदा जाता
दोनों साथ साथ खेलते और खाते। राजनंदिनी को पवन अच्छा लगता, लेकिन वह उसे प्रेमिका की दृष्टि से नहीं देखती थी, हमेशा एक दोस्त की हैसियत से ही देखती थी। ऐसे ही दोनों की दोस्ती कुछ वक्त और बीता, लेकिन पवन ने कभी भी राजनंदिनी से ये नहीं कहा कि वह उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस भावना को प्रेम कहते हैं। वो तो भूतों की दुनिया से आया था, प्रेम का अर्थ नहीं समझता था। बस वो राजनंदिनी को सदा अपने पास रखना चाहता था। अब राजनंदिनी 16 पार कर कर 17 भी लग चुकी थी, तो घर वालों ने उसके रिश्ते की बात चलाई और उसे लड़के वाले देखने आए। उन सबको राजनंदिनी पसंद आई और ब्याह पक्का हो गया। यह बात खुश होकर राजनंदिनी ने जब पवन को बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने राजनंदिनी से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? राजनंदिनी बोली, हाँ, ब्याह के बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मुझे अच्छी लगती हो। पवन रोते हुए बोला, क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? का राजनंदिनी ने पूछा, मुझे नहीं मालूम प्यार क्या होता है, बस मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता राजनंदिनी। ये प्यार ही तो है, तुम्हारी चाहत ही तो है, जो तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं, लेकिन मुझे जाना होगा पवन। राजनंदिनी बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पवन बोला, क्या करोगे तुम? सबका खून करोगे? राजनंदिनी चीखी। हाँ, और इतना कहकर पवन अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर राजनंदिनी डर गई और बोली, तो तुम पवन नहीं कोई और हो? हाँ, ये नाम तो तुमने मुझे दिया था। मुझे एक अघोरी बाबा ने यहाँ उस दुनिया से बुलाया था। उस रात मैंने उसे मार डाला, फिर एक औरत का खून चूसकर उसे भी मार डाला। लेकिन जब तुम मुझे मिली तो मैं एक नर पिशाच से अच्छा इंसान बन गया। तुम्हारे कारण ही मैं अच्छा बना हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो मैं फिर से रक्त चूषक बन जाऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? पवन बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरे दोस्त पवन हो। जब तुम मेरे प्यार की खातिर अच्छे बन सकते हो तो अच्छे ही बने रहो ना। राजनंदिनी बोली, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बनकर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। राजनंदिनी, नहीं, मैं एक नर पिशाच के साथ कैसे ब्याह कर सकती हूँ? पवन ने पूछा, क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें अगर मेरा शरीर चाहिए तो मैं तुमसे ब्याह करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम मेरे दिल से उतर जाओगी। तुम्हें मेरे दिल में कभी कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बोलो, तुम्हें मेरे दिल पर अधिकार चाहिए या शरीर पर? राजनंदिनी ने पूछा। राजनंदिनी, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए होता तो इतने सालों तक तुम अकेली मेरे पास आती रही, तो अब तक तो मैंने तुम्हें पा लिया होता, लेकिन मुझे यह सब कुछ पता ही नहीं है, ना मैं प्यार ना कुछ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहो और मेरे पास रहो। जब मैं खुश रहूँगी तभी तो खिलखिलाऊँ ना। मैं तुमसे ब्याह करके मैं कभी खिलखिला नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें केवल दोस्त मानती हूँ। तुमसे ब्याह करने का विचार तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं। ठीक है राजनंदिनी, तुम अगर किसी और से ब्याह करके खुश रहोगी तो यही सही। और फिर नर पिशाच पवन के रूप में पुनः आकर राजनंदिनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। राजनंदिनी भी रोती रही। जब दोनों का रोना बंद हुआ तो पवन बोला, मेरी अभी इस दुनिया में 60 साल उम्र और रह गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैद करके अपने पास रखो। मैं छोटा होकर एक कांच के गोले में कैद हो जाता हूँ और तुम मुझे अपने साथ किसी बक्से में बंद कर कर ले जाना। 60 साल बाद जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा सदस्य, मतलब कि तुम्हारे खानदान का सबसे छोटा पोता, जब मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़केगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। याद रहे, जब थोड़ी रात हो और थोड़ी सुबह हो तभी मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का जाए। फिर पवन अपना रूप बदलकर एक छोटे नरपिशाच के रूप में आ गया
और स्वयं को कांच के गोले में कैद कर लिया। राजनंदिनी उसे अपने दुपट्टे में समेटकर घर लाई और बक्से में छुपाकर ताला लगा दिया। फिर जब राजनंदिनी का ब्याह हो गया तो उसने ये बात अपने पति को बताई। उसके पति ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया और अपने सबसे अच्छे मित्र से यह बात बताई। उसने उससे कहा कि उस नरपिशाच को अपने यहाँ छुपाकर नहीं रख सकता, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ रहता है। राजनंदिनी के पति का दोस्त अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गया और उस नरपिशाच को अपने साथ छुपाकर ले गया। राजनंदिनी और उसके पति को इस दुनिया से गए बहुत साल हो गए हैं और अपने दोस्त के पास उस नरपिशाच को और उसके राज को छोड़कर चला गया। अब ठाकुर रतन सिंह कहते कहते चुप हो गए। तो क्या आपने यह कहानी मेरी दादी राजनंदिनी की सुनाई है? गोविंद ने पूछा। हाँ, मैं राजनंदिनी के पति का दोस्त हूँ, ठाकुर साहब बोले। तो क्या इस पिशाच की मुक्ति मेरे हाथों लिखी है? गोविंद ने पूछा। हाँ, तुम ही उसकी पीढ़ी के सबसे छोटी संतान हो, ठाकुर साहब बोले। ओह, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है? गोविंद ने पूछा। हाँ, तो अब देर किस बात की? न सुबह है, न रात है, न दिन है। इस कांच के गोले को खोलकर इस पर गंगाजल छिड़ककर इस रक्त चूषक को मुक्त करो। ठाकुर साहब ने अपने कुर्ते की जेब से गंगाजल की छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा। फिर गोविंद ने गंगाजल की शीशी खोली और कांच के खोल को निकालकर उस पर गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल के पड़ते ही नर पिशाच राख में बदल गया और उसे मुक्ति मिल गई। तो ये थी नर पिशाच की कहानी। ये कहानी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं लिखी गई है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है और यह पूरी तरह से काल्पनिक है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।